नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा यहाँ पर चल रहा था। आप सबको पता है, आप इंतज़ार करते हो बहुत अच्छी तरह से। मित्रों, मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पृथ्वीराज रासो का हमारा टॉपिक चल रहा है और पृथ्वीराज रासो में मैंने अभी एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ा दिया है, एक वीडियो उसका आ चुका है। ये सेकंड वीडियो है पृथ्वीराज रासो का और इस वीडियो में हम लोग पृथ्वीराज रासो को ख़त्म कर लेंगे। साथियों, पहली बार चैनल पर आते हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, जहाँ पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है सब जगह आपके ये हिंदी साहित्य का इतिहास काम आएगा। साथियों, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण, चाहे कुछ भी हो हिंदी से संबंधित हर चीज़ में यहाँ पर काव्य शास्त्र वगैरह सब पूरी करवाता हूँ। साथियों, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए साथियों, पृथ्वीराज रासो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पृथ्वीराज रासो है उसमें कंप्लीटली जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत हमने कुछ बातें जो है वो पढ़ ली थी। इससे पहले का वीडियो है जो 45 मिनट का वीडियो है और अब पृथ्वीराज रासो में आगे बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं और इन्हें आप लोग ज़रूर देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। अच्छी मेहनत है और अच्छे नोट्स है मित्रों, चलेगा, देखिएगा। लिखा हुआ है, मैंने यहाँ तक आप लोगों को करवा दिया था कि इसकी जो खोज है वो अगरचंद नाहटा के द्वारा की गई थी, अगरचंद नाहटा के द्वारा की गई थी। अब लिखिएगा, इसका सबसे बड़ा सर्ग यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है इसका सबसे बड़ा जो सर्ग है, इसका सबसे बड़ा सर्ग, इसका सबसे बड़ा सर्ग, सबसे बड़ा सर्ग जो पृथ्वीराज रासो है साथियों, उसमें सर्ग को समय कहा जाता है और इसका जो सबसे बड़ा सर्ग है वो है कन्वज युद्ध। क्या नाम है साथियों? कन्वज युद्ध, कन्वज युद्ध, ये इसका सबसे बड़ा सर्ग है साथियों। याद रखना, कन्वज युद्ध है जो इस ग्रंथ का मूल कथानक माना जाता है साथियों, और इसे मूल कथानक भी कहते हैं। इसे मूल कथानक, कथानक भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि जो पृथ्वीराज रासो है उसका मूल कथानक कौन से सर्ग को कहा जाता है? कन्वज युद्ध सर्ग है जो सबसे बड़ा माना जाता है और इसको मूल कथानक भी कहा जाता है। साथियों, कोई नहीं लिखाएगा, गारंटी है मेरी, अगर इतनी डिटेल में आपको पृथ्वीराज रासो कोई लिखवा दे तो। बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए पढ़ लेना, ईमानदारी से चैनल से जुड़ जाना। विश्वास दिलाता हूँ और विश्वास कभी तोड़ता नहीं हूँ। अभी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं चैनल पर नहीं आ पा रहा था, इसलिए साथियों ज़रूर लिखिएगा। और मेरे जो प्रमाणिक नोट्स हैं साथियों, ये नोट्स हैं, इन्हीं नोट्स के माध्यम से मैं सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ, एक भी चीज़ नहीं छूटे, इसलिए नोट्स के साथ आप लोगों को मैं करवाता हूँ। इसलिए विश्वास के साथ पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और ईमानदारी रखिए, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है मित्रों, चले आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में बहुत सारे मत हैं। अब पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता देख लेते हैं। यहाँ पर प्रामाणिकता, प्रामाणिकता के मत, अब प्रामाणिकता के मत जो है अलग अलग है साथियों, और ये आपको याद होने ही चाहिए। प्रामाणिकता के संबंध में जितने भी मत हैं सारे मत आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले जो है प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, सबसे पहले बात करेंगे प्रामाणिक मानने वाले विद्वान, प्रामाणिक मानने वाले विद्वान। पृथ्वीराज रासो को जो प्रामाणिक मानने वाले विद्वान हैं उनके बारे में बात करेंगे साथियों। अब पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन हैं, इन्हें भी आप लिख लीजिए। सबसे मेन बात है प्रामाणिक किस किस विद्वानों के द्वारा माना गया है? श्याम सुंदर दास, सबसे पहले आते हैं श्याम सुंदर दास, ठीक है। दूसरे नंबर पर आते हैं साथियों जेम्स टॉड, कौन है? जेम्स टॉड, ठीक है। तीसरे नंबर पर आते हैं मिश्र बंधु, क्या नाम है? मिश्र बंधु। साथियों लिख लीजिए आप,
एक एक चीज़ लिख लीजिए। बड़े बड़े टीवी पैनल पर जो पढ़ा रहे हैं ना, वो भी इतने बढ़िया और इतना अच्छा मैटर नहीं दे सकते, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको, ठीक है। और साथियों, जिसको भी हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स चाहिए, वो निश्चित रूप से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ पर फ़ोन नंबर भी देता हूँ, वहाँ पर जाकर के आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जिनको भी हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र के नोट्स चाहिए या फिर साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के नोट्स चाहिए, वो नोट्स मंगवा सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगा, नोट्स मंगवाइए, पढ़िए, अच्छे नोट्स हैं। बहुत लोगों ने इससे सक्सेस हासिल करी है, ऐसे नोट्स कभी आपको मिलेंगे नहीं, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। मंगवा के पढ़िए जरूर भी। तो मिश्र बंधु हैं। 4th नंबर पर आते हैं मोतीलाल मेनारिया। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया कितने हो गए? 4 हो गए। इसके बाद में मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और यहाँ पर लिखते हैं 5वें नंबर पर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है। कितने हो गए? 5। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अगला है चंद्रबली पांड्या, 6ठे नंबर पर है चंद्रबली पांड्या, ठीक है साथियों। पांडे या पांड्या, पांडे लिख लीजिए, ठीक है। और ये पांड्या है साथियों। ये चंद्रबली पांडे को कोई नहीं लिखाएगा आपको, गारंटी मेरी, मिलता ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ आपसे, मानो तो सही, आप विश्वास तो करो मेरा। पृथ्वीराजों में जो मैंने लिखवाए हैं ना, इससे पहले का वीडियो और ये वीडियो कंप्लीट देख लेना। पृथ्वीराज रासों में जान डाल दी है मैंने, एक एक चीज़ लिखवा दी आप लोगों को। और जिन्होंने नोट्स मंगवाए ना, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी कमी है तो यहाँ से उसमें ऐड कर लीजिए जान। तो प्रामाणिक मानने वाले कौन कौन हैं साथियों? श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, मोतीलाल मेनारिया हैं, मोहनलाल या विष्णुलाल पांड्या है, और चंद्रबली हैं साथियों, ठीक है। तो कर्नल जेम्स टोड हैं। तो ये आप लोगों को याद रखने हैं, ये याद रखना ही है कि प्रामाणिक, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कितने हैं? 6 विद्वान मैंने आपको बताए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मान के चले यहाँ से बनता है। तो श्याम सुंदर दास, जेम्स टोड, मिश्र बंधु, मोतीलाल मेनारिया, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और चंद्रबली पांडे, ये याद रखने हैं। ये है प्रामाणिक मानने वाले पृथ्वीराज रासो को। साथियों, अब चलते हैं अप्रामाणिक मानने वालों के ऊपर। लिख लिया होगा आप लोगों ने यहाँ पर। अब आप देखें आगे, यहाँ पर अप्रामाणिक मानने वाले कौन है? नंबर 2 पर बात करते हैं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में कौन कौन आते हैं वो भी आप लिख लीजिए, क्योंकि देखो लिखना तो पड़ेगा, बार बार आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी मानिए। तो अप्रामाणिक मानने वालों में सबसे पहले आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम अप्रामाणिक मानने वालों में सबसे पहले आता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर उलर। डॉक्टर उलर एक साथ लिख लीजिए, डॉक्टर बुलर। इसके बाद में तीसरे नंबर पर बात करते हैं यहाँ पर अप्रामाणिक मानने वालों में राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा आता है। इसके बाद में साथियों अप्रामाणिक मानने वालों में श्याम सुंदर दास, 4th नंबर पर श्याम सुंदर दास, 4th नंबर पर श्याम सुंदर दास, ठीक है। श्यामल दास, श्याम सुंदर दास नहीं, श्यामल दास आएगा साथियों, श्यामल दास। श्याम सुंदर दास, देखो अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। जो श्याम सुंदर दास है उन्होंने प्रमाणिक माना है, और यहाँ श्यामल दास जो है ना उन्होंने अप्रामाणिक माना है। ये कंफ्यूज मत होइएगा, पढ़ लो ढंग से। मैं जान डाल देता हूँ जो पढ़ाता हूँ उसके अंदर थोड़ा यार विश्वास रख करके पढ़ना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, ईमानदारी रखता हूँ, और आपको भी मैं यही बोलूँगा ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवा लेना जिनको भी मंगवाने हैं, ठीक है। इसके बाद में श्यामल दास हो गया। अब आता है यहाँ पर मुंशी देवी प्रसाद, 5वें नंबर पर मुंशी देवी प्रसाद, मुंशी देवी प्रसाद। 6ठे नंबर पर गौरी
गौरी शंकर, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, याद रखना है इसको। तो ये थे सारे के सारे जितने भी राइटर हैं, ये सब कौन हैं? ये है अप्रमाणिक मानने वालों। नजर आ गया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो ये सारे के सारे जो राइटर हैं 6 के 6, ये अप्रमाणिक, इन्होंने किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अप्रमाणिक में रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, श्यामल दास, श्याम सुंदर दास प्रमाणिक मानने वालों में है, श्यामल दास यहाँ पर अर्ध अप्रमाणिक मानने वालों में, मुंशी देवी प्रसाद और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जिन्होंने अप्रमाणिक माना है। अब आ जाइए अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। कौन आएंगे साथियों? अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं, ये लिखिए अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। तीसरे नंबर पर आ जाएंगे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले। अब अर्ध प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन है देखिएगा। मैंने आपको सबसे पहले बताया प्रामाणिक मानने वाले, दूसरे बताए अप्रमाणिक मानने वाले, और अब बात करेंगे अर्ध प्रमाणिक मानने वाले पृथ्वीराज रासो को। अर्ध प्रमाणिक किस किसने माना? सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा माना गया। दूसरे नंबर पर माना गया डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी ने माना है इसे अर्ध प्रमाणिक। तीसरे नंबर पर माना है डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा नहीं, डॉक्टर दशरथ ओझा, ठीक है, शर्मा भी हैं, ध्यान रखना इस बात को। मुनि जिन विजय तीसरे नंबर पर है, मुनि जिन, मुनि जिन विजय, मुनि जिन विजय। चौथे नंबर पर है सुनीत कुमार, सुनीत कुमार चटर्जी, सुनीत कुमार चटर्जी। तो ये है साथियों जिन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। तो प्रामाणिकता के मत में 3 मत दिए गए थे, अप्रमाणिक, ठीक है, दूसरा था, सबसे पहले तो आता है प्रामाणिक मानने वाले, फिर दूसरे हैं अर्ध अप्रमाणिक और तीसरे हैं अर्ध प्रमाणिक। तो ये अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, अर्ध से ह, तो ह से अर्ध, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। अर्ध प्रमाणिक दशरथ शर्मा ओझा या दशरथ शर्मा, जिसमें ओझा नहीं है इसमें शर्मा ही आएगा, ठीक है, ओझा तो गलत है इसमें, ये बात ध्यान रखें, शर्मा ही है ये। मुनि जिन विजय और सुनीत कुमार चटर्जी, इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना है पृथ्वीराज रासो को। बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे के सारी बातें, तो आप लोगों को लिख लेनी हैं। चलिए पृथ्वीराज रासो में और भी आगे बातें हैं जिनको भी लिख लेते हैं, और लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको ही पढ़ना है, ठीक है, और बार बार पढ़ोगे चीज़ें याद रहेगी, और आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो चीज़ें याद नहीं रहेगी, ये मेरी बात मान लेना साथियों। चलिए सर्वप्रथम लिखिएगा, अब आगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर, सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर, सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर ने 1875 में, 1875 ईस्वी में, डॉक्टर बुलर ने 1875 ईस्वी में जयानक कृत, जयानक, इसके द्वारा भी लिखा गया था ना भाई, पृथ्वीराज विजय, जयानक कृत, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज विजय के आधार पर इसे अप्रमाणिक घोषित किया, अप्रामाणिक, अप्रामाणिक घोषित किया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि सर्वप्रथम डॉक्टर बुलर थे, उन्होंने सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित करने वाले डॉक्टर बुलर ही थे। उन्होंने 1875 में जयानक विजय के आधार पर क्या किया था? अप्रमाणिक इसको घोषित किया था डॉक्टर बुलर के द्वारा। ये बात आपको याद रखनी है। आगे और भी बातें हैं। चंद्र बरदाई
चंद्र बरदाई, ऐसे भी लिख देते हैं इसको, चंद्र बरदाई ने अपनी भाषा, चंद्र बरदाई ने अपनी भाषा को सट भाषा कहा। सट भाषा, अपनी भाषा को सट भाषा कहा है। तो इन्होंने, चंद्र बरदाई ने अपनी भाषा को क्या कहा? सट भाषा कहा है साथियों। पृथ्वीराज रासो की भाषा, पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में भी मत है और वो मत में भेद है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में जो भी मत हैं उनमें कुछ ना कुछ भेद हैं, तो वो भी डिटेल से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा के मत में भेद, अब क्या क्या भेद हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पर, और इसे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। भेद हैं, पृथ्वीराज रासो के भाषा के प्रथम अध्येता ग्राउज थे, ठीक है, लिखो। पृथ्वीराज रासो की भाषा के प्रथम अध्येता, भाषा के प्रथम अध्येता कौन थे साथियों? उनका नाम था ग्राउज थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उसका प्रथम अध्येता कौन थे? ग्राउज थे। अब अलग अलग लोगों ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को अलग अलग माना है, ये टेबल भी आप लोग बना लीजिए यहाँ पर। चलिए देखते हैं अब वो टेबल, उसमें क्या क्या है, किसने कौन सी भाषा मानी है, वो चीज़ भी आप लोगों को इसमें लिख लेनी है, ऐड कर लेनी है। तो चलिए मित्रों देखते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ें लिखा रहा हूँ आप लोगों को। और पृथ्वीराज रासो फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो, सेकंड ग्रेड के अंदर तो ज़बरदस्त इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा और मानने वाले विद्वान, यहाँ लिखिए भाषा और इधर लिखिए मानने वाले विद्वान, मानने वाले विद्वान। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसने कौन सी भाषा को माना है, तो आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रज भाषा, कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा को मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो ब्रज भाषा को मानने वाले जो विद्वान हैं वो सबसे पहले जिन्होंने माना था वो थे ग्राउज। क्या नाम था उनका? ग्राउज। तो ये पहली बात हो गई साथियों। नंबर 2 पर बात करते हैं अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी। तो लिखिए अपभ्रंश को ही पुरानी राजस्थानी कहते हैं, पुरानी राजस्थानी, अपभ्रंश या पुरानी राजस्थानी जिसको कहते हैं साथियों। तो ये भी किसने मानी है? दशरथ शर्मा और मीनाराम रंग, याद रखना, दशरथ शर्मा या फिर मीनाराम रंग, इन्होंने जो है राजस्थानी या अपभ्रंश को जो है पृथ्वीराज रासो की प्रथम भाषा मानी है, जिसमें लिखा गया है। ऐसा अलग अलग मत हैं कि अलग अलग भाषाएं इसकी रही हैं। तीसरी बात है यहाँ पर कन्नौजी। अब कन्नौजी इसकी भाषा मानने वाले कौन थे साथियों? गारसा द तासी। किसने मानी है? यहाँ पर देखिएगा, गारसा द तासी, इन्होंने इसकी भाषा को कन्नौजी माना है। डिंगल शैली, अब 4th नंबर पर लिखते हैं डिंगल शैली। अब डिंगल शैली में लिखने वाली बात किसने मानी है? बच्चन सिंह जी ने इसकी भाषा डिंगल शैली मानी है। कौन थे वो? बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, इन्होंने मानी है साथियों। पिंगल शैली मानने वाले कौन हैं? 5वें नंबर पर जो पिंगल शैली में इसको लिखने की बात कही है वो किसने कही है साथियों? वो थे डॉक्टर नगेंद्र। किसने बात कही? डॉक्टर नगेंद्र जी ने ऐसी बात कही है मित्रों। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि अपभ्रंश की बात किसने करी है। 6ठे नंबर पर जो अपभ्रंश है, जो अपभ्रंश की बात करने वाले हैं वो है साथियों श्याम सुंदर दास और एक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा और एक हैं साथियों मुनि जिन विजय।
मुनि जिन विजय। तो इन्होंने इसकी भाषा को क्या माना है, अपभ्रंश भाषा माना है साथियों। तो ये पृथ्वीराज रासो के भाषा के संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है मित्रों। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में जो बातें हैं कि किसने किस भाषा को मान्यता दी है, तो याद रखना अपभ्रंश या पुरानी हिंदी राजस्थानी मानने वाले दशरथ शर्मा जी थे या मीनाराम रंग थे, और ब्रज भाषा मानने वाले जो थे ग्राउज थे। कन्नौजी भाषा मानने वाले यहाँ पर रहे हैं गारसाद तासी, और डिंगल शैली की भाषा मानने वाले रहे हैं बच्चन सिंह जी। पिंगल शैली मानने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं, और अपभ्रंश मानने वाले श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मुनि जिन विजय रहे हैं। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, और मैं आपसे यही कहूँगा कि मेहनत करने वालों कि हमेशा जो भी ड्राइंग होती है उसमें रंग निखर के आता है। इसलिए साथियों मेहनत कीजिए, और जो आपके जीवन में संघर्ष है उस कहानी में आप अपने रंग भरिए, लेकिन वो रंग जो है मेहनत के माध्यम से ही भरे जाएंगे। इसलिए साथियों मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत का कोई निचोड़ नहीं है, और मेहनत करने वाले हमेशा हर किसी को तोड़ के ही आगे बढ़ जाते हैं। साथियों समस्याएं हर व्यक्ति को आती हैं, समस्याएं और संघर्ष जीवन का एक चक्र है, वो चलता रहता है, उसे घबराना नहीं चाहिए, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। तो मित्रों मैं आपसे यही कहूँगा, आप चैनल से जुड़िए, ईमानदारी के साथ पढ़िए। जो भी मैं चीज़ें लिखाता हूँ बहुत ऑथेंटिक चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, बड़े बड़े टीवियों पे पढ़ाने वालों के पास भी और बड़ी बड़ी कोचिंगों में भी नहीं मिलने वाली है। और जब वहीं रजिस्टर भर के लाना है तो यहाँ भर के भी पढ़ लीजिए। बहुत सस्ते में और सिंपल तरीके से आप पढ़ रहे हो और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास। तो लिख लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अलग से हट गया हूँ। चलिए लिख लिया होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में आगे और भी चीज़ें हैं जो आप लोगों को लिखनी है, और ईमानदारी के साथ पढ़िए। ठीक है आप यहाँ जुड़ गए हो तो ईमानदारी के साथ जुड़े रहिए, जो भी चीज़ें लिखा रहा हूँ उनके नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपके पास नोट्स है और उनमें कोई भी चीज़ नहीं है तो उसमें ऐड करिए। सबसे मेन तरीका यही है पढ़ने का, सबसे और आसान तरीका भी यही है। ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो की भाषा को आगे लिखे, इसमें पृथ्वीराज रासो की भाषा को, पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश भाषा मानने वाले, अपभ्रंश भाषा मानने वाले पहले विद्वान, यानी कि प्रथम विद्वान मानने वाले प्रथम विद्वान कौन थे साथियों? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पृथ्वीराज रासो थे। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसकी सबसे पहले अपभ्रंश भाषा मानने वाले जो थे वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है साथियों, तो ये आपको याद रखनी है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में कुछ कहते हैं, वो बात भी आप लिख लीजिए यहाँ पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने क्या कहा है इस बात की भी चर्चा यहाँ पर करते हैं। और इन्होंने बहुत तगड़ी बात कही है पृथ्वीराज रासो के बारे में जो आप लोगों को लिखनी है। भाषा की कसौटी लिखिएगा, और ये पूछी जाती है, ये लाइन दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि किसने बोला है ये ऐसा। ठीक है, तो भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो, यदि ग्रंथ को कसते हैं तो, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, और भी निराश होना पड़ता है।
और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेटी काने हैं, क्योंकि वह बिल्कुल क्या है, बेटी काने, यानी कि बेठिकाने हैं, मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं है, बेठिकाने हैं साथियों। तो ये बात लिख लिए सॉरी, ये बात लिख ली होगी। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये पूरी की पूरी बात किसने लिखी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। तो एक बार फिर देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो के लिए बहुत बड़ी बात बोली है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो निराश होना पड़ता है। अगर मैं इस ग्रंथ को भाषा की कसौटी पर लेकर के आता हूँ तो मुझे निराश होना पड़ता है, अर्थात क्योंकि ये बिल्कुल ही बेठिकाने हैं, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था इसमें नहीं की गई है, ऐसा मानने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना मिश्र बंधुओं ने भी बहुत ज़्यादा करी थी साथियों। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हर किसी के लिए बोला है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत खतरनाक, बहुत ज़बरदस्त ये रहे हैं। इसमें कुछ बातें और हैं, एक दो बातें जो भी मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, जो जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा कही गई है। तो यहाँ पर लिख लीजिए जॉर्ज ग्रिएशन। अब जॉर्ज ग्रिएशन के अनुसार कुछ बात लिखी गई के अनुसार, चलिए अब जॉर्ज ग्रिएशन ने पृथ्वीराज रासो के लिए कुछ बात लिखी है। यदि ये ग्रंथ कौन सा, पृथ्वीराज रासो, यदि लिखिएगा यहाँ पर, यदि ये ग्रंथ यानी कि पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक हैं तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। अगर ये है, मान लीजिए कि तत्कालीन क्या है, इतिहास है। ये बहुत बड़ी बात जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने इस पृथ्वीराज रासो के लिए बोली है साथियों। तो ये बातें आपको याद रखनी है। एक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा इसके लिए, और एक जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने क्या कहा इसके लिए। तो देखिएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन कहते हैं यदि यह ग्रंथ यानी कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ हैं, यदि ये ग्रंथ प्रामाणिक हैं तो ये भारत के इस भाग विशेष का एक तत्कालीन इतिहास होगा, ऐसा मानने वाले डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन हैं। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने लिखा है। तो मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा जो बात कही गई है उसे आप निश्चित रूप से नोट कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो ये पृथ्वीराज रासो हमने पूरा कंप्लीट, एक एक चीज़ इसमें कंप्लीट कर ली है। आपको विश्वास होना चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है साथियों। जिसको भी नोट्स मंगवाने हिंदी साहित्य के, इतिहास, काव्य शास्त्र के या साइकोलॉजी के, मैनेजमेंट के साथियों, ग्रामर के नोट्स आप मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छे नोट्स हैं और आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे जो नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिए हुए हैं। तो मित्रों, पढ़ते रहिए, चैनल से जुड़िए, अच्छा लगेगा। बड़े बड़े जगह पर भगने की जरूरत नहीं है, नोट्स वहाँ से यहाँ से बनाइए, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब ये पृथ्वीराज रासो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो होगा परमाल रासो। अगला जो ग्रंथ होगा वो होगा परमाल रासो। अभी हमारा यहाँ पर आदिकाल में रासो साहित्य ही चल रहा है साथियों। रोज अब आपको हिंदी की एक क्लास हिंदी साहित्य की मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत। आप जो जुड़ते हो, पढ़ते हो, ईमानदारी दिखाते हो, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।